हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेनेशन विद शिक्षा यूट्यूब चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जैसे क्या होता है कि हम कई बुक्स से या फिर यूट्यूब वीडियो से कई बार क्या होता है कि किसी टॉपिक पर पूरी जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जैसे जो पीजी के स्टूडेंट्स हो गए या फिर यूजी के या फिर छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे किसी टॉपिक को जो है हम हेडिंग वाइज उसका आंसर कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक लेंगे राम की शक्ति पूजा कविता। तो इसके तथ्य अर्थात उद्देश्य और इसकी जो विशेषताएं रहेंगी उनको हेडिंग वाइज किस प्रकार जो है हम लिख सकते हैं, ये समझने का हम इस कविता में जो है या इस वीडियो में हम जो है प्रयास करेंगे। ये जो कविता लगी है ये आपके एमए हिंदी का जो थर्ड सेमेस्टर एचपीयू और एसपीयू दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये कविता लगी हुई है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और जहाँ कहीं हमसे इस वीडियो में गलती से भी कोई मिस्टेक रह गई हो तो ऐसे में ज़रूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ज़रूर बताएं। और ये भी बता दूं कि जब आप अपने नोट्स बनाने लगें और उनमें जो है तथ्य और विशेषताएं जब कविता की आप हेडिंग वाइज बनाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं तो जैसे कविता जो आपको लगती है उसका एक व्याख्या भाग भी दिया रहता है पुस्तक में, तो ज़रूरी है कि आप पहले उसको पढ़ लें और फिर तभी आप जो है उसको पढ़ने के बाद उस व्याख्या भाग से कविता की हेडिंग्स निकाल पाएंगे और तभी उसके बाद ही जो है उस कविता को जो है हेडिंग वाइज विस्तार दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तुत जो कविता रहेगी राम की शक्ति पूजा, जान ले कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वां और 8वां क्वेश्चन इस प्रकार आपको कुछ जो है इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे लिखा है इसमें कि एक तो कविता का इसमें तथ्य पूछा है और दूसरा विशेषताएं पूछी गई है, तो इनको हम हेडिंग वाइज लिखने का यहाँ पे या समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो कविता का व्याख्या भाग पढ़कर जो है इसके कविता के उद्देश्य को अलग से लिख सकते हैं और विशेषताएं अलग से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे समझने का या समझाने का इसमें वीडियो में प्रयास किया है। तो चलिए कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने हेडिंग दे रखी है कि राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य प्लस विशेषताएं, और साथ में लिखा है कि इसका जो कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप पहली हेडिंग इस प्रकार से दे सकते हैं कि निराला जी का सामान्य परिचय। कविता लिखने से पहले उद्देश्य लिखने से पहले और विशेषताएं लिखने से पहले जरूरी रहता है कि उसके जो है हम कवि के बारे में अवश्य जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे निराला जी की बात करें तो छायावादी साहित्य धारा के क्रांतिकारी कवि रहे हैं और क्रांतिकारी कवि निराला जी का जो जन्म है वो बसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1896 को, तथा जो इनका लिली कहानी संग्रह है ये इनका एक कहानी संग्रह है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ जो इनकी संग्रहित है। तो इसमें जो है इनका जो जन्म वर्ष है वो 1899 21 फरवरी को प्रकाशित हुआ है। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं उनमें है कलकत्ता से जो राम मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय। हाँ, तो राम कृष्ण मिशन द्वारा ये पत्रिका जो है प्रकाशित की गई और ये पत्रिका है समन्वय। इसका जो है संपादन इन्होंने 1922 और 23 में किया और 1923 के अगस्त से इन्होंने मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया और 1961 में निराला जी स्वर्ग सिधार गए।
देखिए निराला जी के बारे में बहुत सारा जो है महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन प्रश्न के मुताबिक यहाँ पे कुछ मैंने संक्षिप्त में इनकी जानकारी देने का प्रयास किया है। दूसरी हेडिंग आप इस प्रकार दे सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा का सामान्य परिचय। अब कविता का भी हमें सामान्य परिचय की जानकारी हमें होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो कविता है 312 पंक्तियों में रचित यह कविता एक लंबी प्रबंधात्मक शैली में रची गई है। प्रबंधात्मक शैली क्या होती है कि इसमें जो है इसमें जो है जो प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया जो काव्य होता है उसे ही प्रबंध काव्य कहा जाता है। और ये जान लें आप कि जैसे महाकाव्य होता है ना और जो खंड काव्य है वो इसमें आ जाते हैं। और महाकाव्य और खंड काव्य दोनों की जो लिखने के जो नियम रहते हैं नियम लिखने की जो नियम होते हैं, हाँ ये मान के चलिए कि नियम जो होते हैं वही जो है एक तरह से प्रबंधात्मक शैली कही जाती है। तो ये कविता भी कुछ इसी तरह से है कि इसमें महाकाव्य के भी गुण हैं और खंड काव्य के भी है। दोनों के नियम इसमें जो है फॉलो किए गए हैं साहित्यकार निराला जी द्वारा, जिसका प्रकाशन अब इस कविता का प्रकाशन जो है 1936 में हुआ है। क्योंकि इस समय 1936 में देखिए अब कि इस समय भारत में अंग्रेजी राज था और यानी अभी हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी और विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध होने का खतरा भी मंडरा रहा था या व्याप्त था। तो विश्व युद्ध देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसके पश्चात हुआ है, ठीक है ना, 1945-39 के आसपास। तो ऐसे में इस अव्यवस्था से त्रस्त मानवता को इस स्थिति का सामना करने की प्रेरणा देते हुए इस कविता द्वारा समाधान देने का निराला जी प्रयत्न करते हुए इस कविता में स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार राम द्वारा रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की पूजा करके विजय प्राप्त की गई, ठीक वैसे ही प्रत्येक नागरिक को शक्ति अर्थात दया, धर्म और नैतिक नियमों की पालना द्वारा हम भी जो है जो ये अव्यवस्था उस समय भारत में या विश्व में फैली हुई थी, इस पर हम जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि प्रेरणा जो है निराला जी इस कविता के द्वारा हमें देते हैं। क्या होता है इस कविता में कि जो राम जी होते हैं उन्हें जो है रावण से युद्ध करना होता है क्योंकि राम जी की पत्नी माता सीता जी रावण के वश में होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि राम जी जो है रावण से युद्ध करते हैं, लेकिन उस युद्ध में जो है उन्हें विजय प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो रावण है वो शक्ति को की उपासना किए हुए होता है, अर्थात जो रावण होता है वो ये जान लेता है कि मुझे किस प्रकार जो है विजय हासिल करनी है। लेकिन राम जी क्या है, चिंता से त्रस्त है और इसी चिंता के कारण क्या है कि राम जी जो है अपने जो है लक्ष्य को साध नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? कि आखिर कमी कहाँ कहाँ रह रही है कि जो वो विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका वो मूल्यांकन जो है राम जी नहीं कर पा रहे थे। जबकि रावण जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जो है तत्पर था, लेकिन राम जी सक्षम इसमें नहीं थे। तो ऐसे में निराला जी कहते हैं कि हमें अपनी शक्ति को साध लेना चाहिए, ठीक है ना? जैसे जिस प्रकार अंत में राम जी भी जो है शक्ति को की साधना करते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्ति को जो है साधना चाहिए। अर्थात ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमें जो है दया, धर्म, नैतिकता के नियमों का पालन करना है, तभी जो है हम कभी भी जो है अधर्म, अनैतिकता, अन्याय जो है हमारे आस-पास जो है कभी व्याप्त नहीं होगा। ठीक है? तो ये समझाने का यहाँ पे या ये प्रेरणा देने का निराला जी इस कविता में प्रयत्न करते हैं।
तो 2 तरह की शक्ति है, एक तो शक्ति वो है कि भई हम अपने उद्देश्य को किस प्रकार जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये वो वाली शक्ति है, ठीक है? लेकिन इस कविता में इसका 2 तरह से प्रयोग किया है। एक तो दया, धर्म, नैतिकता के रूप में शक्ति है और दूसरा कल्पना रूप में माँ दुर्गा जी से इसका अर्थ लिया जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन कहीं न कहीं जो है मूल रूप से दया, धर्म, नैतिकता की ओर यहाँ पे की शक्ति को साधने का यहाँ पे कवि बताते हैं। तीसरा हेडिंग इस प्रकार से दे सकते हैं कि पौराणिक कथानक पर आधारित कविता। ये जान लेते हैं कि किस प्रकार ये पौराणिक कथानक पर आधारित है। पौराणिक होता मतलब पुरातन, जो हमारे जो पुरातन जो ग्रंथ रहे हैं, उन पर आधारित ये कविता है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह कविता जो है पौराणिक ग्रंथों में वर्णित जो घटनाएँ हैं से प्रभावित रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए देवी भागवत में वर्णन है कि राम रावण के जो है अंतिम युद्ध होने से पहले राम जी नारद जी के कहने पर नवरात्रि के दौरान जो है नवरात्रि का व्रत कर देवी की उपासना कर जो है विजय प्राप्त करते हैं। किसके कहने पर? नारद जी के कहने पर। और वहीं विष्णु महिमन स्तोत्र में विष्णु जी यानी विष्णु जी किसका अवतार है? राम जी का। तो विष्णु जी जो है शिव की उपासना करते हुए जब अंत में क्या होता है कि जब पूजा कर रहे होते हैं, उपासना कर रहे होते हैं शिव की विष्णु जी, तो एक कमल की जो है कमी पड़ जाती है। तो ऐसे में जो विष्णु जी है अर्थात राम जी है, अपना जब नेत्र अर्पित करने लगते हैं, तो शिव जी प्रसन्न होकर जो है प्रकट हो जाते हैं और उन्हें विजयी होने का आशीष जो है देते हैं। और ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत कविता में भी इनके अनुसार राम जी शक्ति की उपासना कर विजय प्राप्त करते हैं। उपासना कर आएगा यहाँ पे कर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो कह सकते हैं कि ये जो कविता है ये पौराणिक जो है ग्रंथों पर आधारित कविता रही है। और अगली हेडिंग आप इस प्रकार दे सकते हैं कि ऐतिहासिक कथानक पर भी ये आधारित है, यानी ऐतिहासिक ग्रंथों पर भी ये आधारित एक कविता है। तो ऐतिहासिक कथानक पर आधारित यह कविता 312 पंक्तियों की है और 5 खंडों में विभक्त है। कितने खंड है इसके? 5 खंड है और 312 इसमें पंक्तियां हैं। जिसके प्रथम खंड में राम रावण के अपराजय समर का वर्णन है। ठीक है ना? जो है राम जी जो है रावण से जो है विजय हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लगातार असफल हो रहे हैं। इस घटना का इसमें वर्णन है। और द्वितीय खंड में सीता जी को याद करते हुए रुदन करते हुए राम जी की पीड़ा का इसमें वर्णन हुआ है। क्यों हुआ है कि रुदन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम जी जो है उनको कठिन हो गया है रावण से विजय हासिल करना उन्हें कठिन हो गया। इसलिए अब राम जी क्या है कि अब रुदन करने लगते हैं सीता जी को याद करते हुए कि शायद हो सकता है कि अब जो है राम जी सीता जी को जो है प्राप्त नहीं कर पाए ना कर पाए। ठीक है ना? सीता जी को वे जो है प्राप्त ना कर पाए क्योंकि उनके लिए रावण को जो है हराना कठिन हो रहा है। और कहीं न कहीं उन्हें अब आभास हो रहा है कि वे उनसे विजय हासिल नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए दुखी होकर निरंतर रुदन करते हैं। और तृतीय खंड में हनुमान जी जो है क्षुब्ध होकर आसमान में महानाश के लिए जाते हैं। अब हनुमान जी क्षुब्ध क्यों होते हैं? इसका मेन कारण ये होता है कि हनुमान जी को लगता है कि जो रावण होता है उसने शक्ति को जो है साध लिया है। अर्थात जो माता दुर्गा है जो है उसको जो है रावण ने साध लिया है, उसकी साधना की है। तो हनुमान जी को ये लगता है कि माता दुर्गा जी जो है अब रावण जी का सहयोग कर रही है युद्ध में। अर्थात रावण क्योंकि वो जो है
अन्याय का प्रतीक है, ठीक है ना? उसमें उसने जो है माता सीता जी का हरण किया है, अन्याय किया है, राम जी के साथ अन्याय किया है, ठीक है ना? तो हनुमान जी को लगता है कि माता जो शक्ति है वो ऐसे पापी का जो है साथ दे रही है, इसीलिए हनुमान जी जो है महानाश के लिए जो है महाकाली से युद्ध करने के लिए जो है भयंकर रूप धारण करते हुए आकाश की ओर जो है जाते हैं। इस घटना का इसमें वर्णन है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है संक्षिप्त में लिखा है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हेडिंग छोटी रह रही है और कुछ जो है हेडिंग के नीचे का ये वाला पोर्शन जो है कुछ बड़ा रह रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना लें, क्योंकि एक हेडिंग जो होगी वो आपके 1 नंबर की होगी, ठीक है ना? एक है ये हेडिंग होगी ना, इसके नीचे जो आपका कंटेंट होगा वो 1 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा उसमें नहीं मिलेंगे। तो आप 1 नंबर के अकॉर्डिंग इस कंटेंट को बनाएँ। ऐसा नहीं है कि इसमें आप बहुत विस्तार दे दें, ठीक है ना? तो ज़्यादा नंबर आपको इसमें नहीं मिलने वाले, 1 ही नंबर मिलेंगे एक हेडिंग के। तो मैंने इसमें शॉर्ट लिखने का फिर भी प्रयत्न किया है, लेकिन ये हेडिंग मुझे ज़्यादा लंबी लग रही है। तो आप अपने तरीके से बना लें, थोड़ा बहुत हेल्प इससे ले लें। और आते हैं चौथे खंड में। चौथे खंड में क्या होता है कि विभीषण जी राम जी को रावण पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है का भेद बताते हैं। कौन बताते हैं? विभीषण जी बताते हैं। इस घटना का यहाँ पे वर्णन है, ठीक है ना? और 5वें खंड में जामवंत जी जो वानर सेना के जो है प्रमुख होते हैं, राम जी को शक्ति की उपासना करने की अब सलाह देते हैं, ठीक है ना? जिसके परिणाम तो अंत में राम जी रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक कथानक पर आधारित कविता भी है, क्योंकि ऐतिहासिक ही ये घटना है। राम रावण का जो युद्ध होता है ये एक ऐतिहासिक ही घटना है, हमारे इतिहास में घटित हो चुकी है। अगली हेडिंग आप दे सकते हैं, यहाँ पे लास्ट पे है 5वीं हेडिंग कि शाश्वत संघर्ष पर आधारित कविता। शाश्वत क्या होता है यहाँ पे ये जान लें। शाश्वत होता है नित्य, निरंतर, यानी ऐसा संघर्ष जो आज से जो है मतलब जब से मानव जाति का इस संसार में उद्भव हुआ है तब से जो संघर्ष चलता आ रहा है उस कविता पर आधारित उस संघर्ष पर आधारित ये कविता है। शाश्वत, इटर्नल, इटर्नल तो आप जानते होंगे, शाश्वत यानी नित्य निरंतर, जो जिसे कभी नाश नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो प्रस्तुत कविता भले ही प्रत्यक्ष तौर पर राम रावण के संघर्ष पर आधारित कविता है, लेकिन कल्पना रूप में इसमें क्या है? सत्य की असत्य से, धर्म की अधर्म से और न्याय की अन्याय से संघर्ष का यथार्थ यह कविता जो है प्रस्तुत करती है, जो शाश्वत है। आज तक देखें जैसे कई युद्ध हो चुके हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में देखते हैं ना आप कि कलिंग का युद्ध हुआ, जैसे बक्सर की लड़ाई हुई, ये वो जितने भी, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध जो है धर्म पर अधर्म धर्म की अधर्म पर विजय के लिए वो युद्ध था। तो वैसे ही जो है आज तक देखा जाए तो ये युद्ध जो है चलते आ रहे हैं, जो कि शाश्वत है। मतलब इतिहास इसका गवाह है कि आज तक जो भी लड़ाई होती रही है, चाहे वो एक परिवार में हो रही है या समाज में हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, देश के मध्य हो रही है, विदेशों के मध्य हो रही है, तो वो इसी को लेकर हो रही है कि सत्य को स्थापित करना है, धर्म को स्थापित करना है, न्याय को स्थापित करना है। तो ये बात जो है शाश्वत है, और इस कविता में भी इस यथार्थ को जो है प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना? प्रस्तुत कविता में भी क्या है कि राम जी जो कि सत्य के प्रतीक है, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सीता का हरण कर लिया गया है और ये हरण जो है रावण द्वारा राम पर अन्याय किया गया है। तो इसीलिए राम जी जो है न्याय को स्थापित करने के लिए अन्याय का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना?
तो वैसे ही निराला जी कल्पना रूप में बताते हैं कि तत्कालीन भारत में जो अव्यवस्था व्याप्त है, ठीक है ना, उसमें भी जो मेन मकसद रहेगा वो सत्य, धर्म, न्याय की स्थापना करने के लिए ही जो है वो अब संघर्ष का आह्वान यहाँ पे कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। अतः इसके माध्यम से कवि स्पष्ट है ना कि इस कविता के माध्यम से कवि धर्म, न्याय, सत्य की राह पकड़ने का प्रत्येक नागरिक को संदेश देते हैं, क्योंकि वास्तव में यही हमारी शक्ति है। तो देखो यहाँ पे भी स्पष्ट है कि शक्ति क्या है। कल्पना रूप में वास्तव में भारतीय नागरिकों की जो शक्ति है वो धर्म है, न्याय है, सत्य है। जब ये चीज़ें हमारे आसपास होगी तो कभी भी जो है असमानता स्थापित नहीं होगी, अव्यवस्था जो है व्याप्त नहीं होगी। अगली हेडिंग आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। स्वतंत्रता, देखो मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है। तो स्वतंत्रता की चेतना जागृत करती हुई कविता, ठीक है ना। चेतना इट मीन जागृति, जागृत करती हुई कविता, स्वतंत्र चेतना जागृत करती हुई कविता, इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं। तो प्रस्तुत कविता 1936 में प्रकाशित कविता में तत्कालीन समय में भारत अंग्रेजी राज से स्वतंत्र अभी तक नहीं हो पाया था, इस चीज़ का इसमें वर्णन है, जिसके लिए भारतीय कहीं ना कहीं स्वयं जिम्मेदार थे। ये कौन कहते हैं? निराला जी कहते हैं, क्योंकि निराला जी स्पष्ट कहते हैं कि भारतीय जो है अपनी संस्कृति को छोड़कर अंग्रेजी अर्थात पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे थे तथा अपने जो अन्य जो संसाधन है, जैसे खाद्य संसाधन हो गए या अन्य जैसे वस्त्र इत्यादि को त्याग कर विदेशी जो है संसाधनों को अपना रहे थे। वहीं समाज जो है, यहाँ पे समाज शब्द है, वहीं समाज भी जो है सही गलत की परख किए बिना, ये शब्द किए बिना ही अंग्रेजों से हाँ मिला रहे थे। और यही कारण था कि अनेकों स्त्रियां तथा पुरुष इनके शोषण से त्रस्त हो गए थे। किनके? अंग्रेजों के शोषण से, ठीक है ना। ये स्थिति थी कुछ भारत की, ये कहा है निराला ने इस कविता में, यथार्थ वर्णन किया है। यथार्थ वर्णन से वे किसी से डरे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे निष्पक्ष होकर उन्होंने ये बात कही है। अतः इस कविता द्वारा भारतीयों की दयनीय स्थिति पर सुधार करने तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया है, या स्वतंत्रता की चेतना जागृत करने का इस कविता में उन्होंने प्रयास किया है। यानी क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने उसका यथार्थ प्रस्तुत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित हो जाता है कि अपना इवैल्यूएशन करता है कि वो कितना सही है और कितना गलत है। वही बात निराला जी ने करी है कि किस तरह से जो है उनका शोषण हो रहा है और किस तरह से वे इस बात के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो इस प्रकार वे भारतीयों को कहीं ना कहीं इसमें जो है कहीं ना कहीं भारतीयों को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि उठो जागो और इस शोषण का जो है विरोध करो, इसके विरुद्ध जो है संघर्ष करो, तभी इससे जो है हम इस अव्यवस्था से हम जो है इस व्यवस्था से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगली हेडिंग इस प्रकार से दे सकते हैं कि कविता का काव्य रूप कैसा है, ठीक है। तो विद्वानों में इस कविता के काव्य रूप को लेकर मतभेद रहा है। हाँ, जितने भी विद्वान रहे, बहुत सारे विद्वानों का ये जो है मतभेद रहा है कि इस कविता का काव्य रूप कैसा है, वो किस प्रकार से, क्योंकि कुछ विद्वान इसे महाकाव्य कहते हैं तो कुछ इसे खंड काव्य कहते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ना ही तो इसे खंड काव्य मानते हैं और ना ही महाकाव्य मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस कविता में एक तो महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य, दोनों के ही गुणों से, सॉरी यहाँ पे मुक्त नहीं होगा, यहाँ पे युक्त होगा, यह आएगा यहाँ पे युक्त, एक लंबी कविता है, ठीक है ना। पहले ही मैंने कहा था कि ये कविता प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है, तो ये बात है यहाँ पे
कि प्रबंधात्मक शैली में क्यों है, क्योंकि इसमें महाकाव्य और खंड काव्य के लिखने के जो नियम होते हैं ना, दोनों ही जो है नियमों से यह परिपूर्ण एक लंबी कविता है। अब देखो ये लंबी कविता है, अब लंबी कविता समझ कर तो हर कोई कहेगा इसको कि एक महाकाव्य है, क्योंकि महाकाव्य लंबा होता है, जबकि खंड काव्य का कथानक जो है महाकाव्य की तुलना में छोटा होता है। तो इस तरह से इसमें कुछ मतभेद बना हुआ है। और वहीं भावों का भी इसमें भावों की भी इसमें जो है सघनता है। एक भाव से जो है दूसरा भाव जुड़ा हुआ, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से इसमें जो है सघनता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप हेडिंग दे सकते हैं चरित्र चित्रण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है इसकी, क्योंकि जैसे देखिए वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जहाँ राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, ठीक है ना, जो वाल्मीकि जी है वो क्या करते हैं रामायण में, वहाँ पे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है चित्रित है। और वहीं सूरदास जी द्वारा रचित जो क्या रचा है सूरदास जी ने, सॉरी सूरदास नहीं, तुलसीदास जी द्वारा, ठीक है ना, तुलसीदास जी द्वारा जो है पुरुषोत्तम राम के रूप में और ब्रह्म अवतार के रूप में इन्हें जो है वर्णित किया गया है। और वहीं तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना, क्या बोलते हैं रामचरितमानस में, उसमें ये इन्हें ब्रह्मा जी का अवतार मानते हैं। ठीक है, और वहीं अगर निराला जी की बात करें तो निराला जी इस कविता में राम जी को केवल एक प्रख्यात योद्धा के रूप में वर्णित करते हैं। इससे पूर्व क्या था कि जैसे वाल्मीकि जी देखे या तुलसीदास जी देखी, यानी जिन्होंने इनके चरित्र पर आधारित कविताएं या जो रचनाएं लिखी है, उसमें उन्होंने राम जी को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा है या फिर भगवान के रूप में देखा है। लेकिन जो निराला जी है वो किस रूप में देखते हैं, वो राम जी को एक योद्धा के रूप में देखते हैं। योद्धा कैसा, जो विख्यात है, प्रसिद्ध है, उस योद्धा के रूप में देखते हैं, ना कि किसी अवतार रूप में देखते हैं। यहाँ पे ये योद्धा रूप में है। अर्थात राम जी प्रस्तुत कविता में समस्त भारतीयों के प्रतीक पात्र है। ठीक है, सभी भारतीयों को इसमें वो योद्धा मानते हैं, तो उन भारतीयों के प्रतीक है, सभी भारतीयों की का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कौन कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं। और अन्य पात्रों में इसमें विभीषण जी आए हैं, हनुमान जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, जामवंत, रावण इत्यादि इसमें पात्र आए हैं। अब यहाँ पे आप मूल प्रतिपाद्य हेडिंग दे सकते हैं, कविता का मूल प्रतिपाद्य। वैसे तो पूरे ही जो ये मैंने पीछे हेडिंग दी है उनसे कहीं ना कहीं कविता का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूल प्रतिपाद्य आखिर क्या है, कविता का मेन प्रतिपाद्य। तो इस तरह से है, प्रस्तुत रचना के अनुसार राम जी की निराशा समस्त भारतीयों की निराशा का प्रतीक है। हाँ, राम जी अब निराशा से भरे हुए हैं, क्योंकि विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए अब चिंतित है कि कैसे विजय प्राप्त कर पाएं। और वहीं भारतीयों की भी यही स्थिति रही है तत्कालीन समाज में, कि जो अव्यवस्था है उससे वे निराश हो चुके हैं और इस बात और निराशा से भरे हुए हैं। ठीक है ना, भारतीय भी जो है निराशा से भरे हुए हैं कि कैसे हम जो है सफलता प्राप्त करें, जो भारतीयों में परतंत्रता के कारण होती है, पहले ही बताया जा चुका है। परतंत्रता के कारण जो है व्याप्त है। वहीं रावण ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इसमें जो है इस कविता में प्रतीक है। हाँ, भारतीय जो है अंग्रेजी राज के अंडर थे उस दौरान 1936 के दौरान, और वहीं रावण जो है ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पे प्रतीक है, और जो राम जी है वो भारतीयों का यहाँ पे प्रतीक है। अतः निराला जी इसके माध्यम से संदेश देते हैं कि जब तक भारतवासी आपसी भेदभाव को भुलाकर एक नहीं हो जाते, यानी सत्य की राह पर नहीं चलते, न्याय की राह पर नहीं चलते, तब तक वे आत्मविश्वास की शक्ति धारण नहीं
कर पाएंगे। अर्थात अर्थात अ, जब तक वे आत्मविश्वास की शक्ति धारण नहीं कर लेते, तब तक वे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास राम जी को भी जो है स्वयं पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वे लगातार हार रहे थे और विश्वास नहीं था कि शायद वे अब जो है वे हार चुके थे, कि वे अब जो है मन से भी जो हार चुके थे कि वो अब रावण पर जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे एकांत में जो है सीता को याद करते हुए रुदन कर रहे थे, निराश हो चुके थे। वही स्थिति जो है भारतीयों की थी कि उनमें भी आत्मविश्वास का जो है अभाव हो चुका था और वे आंख बंद करके वे जो है अंग्रेजों से हाँ मिलाने लगे थे। तो निराला जी प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने आत्मविश्वास की शक्ति को धारण कर लेना चाहिए, अन्यथा हम इस अव्यवस्था का सामना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप इस तरह से देख सकते हैं कि नवीन प्रतीक योजना। तो ये नवीन प्रतीक योजना तो छायावादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है वैसे, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा जो कविता है, कविता की पूरी कथा योजना जो है प्रतीकात्मक रही है, जिसमें जो है यानी जो उद्देश्य है उसको प्रतीक रूप में हमारे समक्ष जो है लाने का इसमें प्रयास किया है, जिसमें राम जी धर्म न्याय सत्य के प्रतीक है तथा रावण जो है अधर्म अन्याय और असत्य के प्रतीक है, जिसमें निराला जी स्पष्ट करते हैं कि जब व्यक्ति में अधर्म अन्याय असत्य का पर्दा, ये शब्द पर्दा है, पर्दा पड़ जाता है तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। क्या होता है कि जो रावण है वो जो है माता को साथ लिए हुए है, भले ही वे अधर्मी है अन्यायी है असत्य का सहारा लिए हुए है, लेकिन माता जो शक्ति जो है, क्योंकि रावण जो है उन्हें साध रहा है, ठीक है ना, उनकी उपासना कर रहा है, तो उस उपासना से माता शक्ति जो है प्रसन्नचित है, इसलिए उनका साथ दे रही है। लेकिन जो है लेकिन निराला जी स्पष्ट करते हैं कि यदि भारतीय जो है अधर्म अन्याय जो है असत्य का जो है असत्य की राह पर चलेंगे तो भगवान भी जो है अंत में इतना जो है महानाश हो जाएगा कि भगवान भी जो है उन्हें इससे नहीं बचा सकेगा, ठीक है ना, जैसे रावण के साथ अंत में होता है, ठीक है ना, अन्याय करते 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 अंत में राम के हाथ मर ही जाता है। ठीक वैसे ही निराला जी हमें भी समझाते हैं कि हमें जो है समय रहते धर्म का को की पालना करनी चाहिए, न्याय पर चलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। अतः हमें साधना द्वारा अपने धर्म न्याय सत्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, ये निराला जी यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप इस प्रकार दे सकते हैं कि कविता की भाषा शैली, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया है, कौन सी शैली का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो इस कविता में निराला जी भावों के अनुकूल, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्दावली प्रधान खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, खड़ी बोली में भावाभिव्यक्ति करते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का आपको पता होगा, तो इन शब्दों का संयोग लेकर यहाँ पे खड़ी बोली भाषा में भावाभिव्यक्ति की है। खड़ी बोली का भी आपको पता है, खड़ी बोली जैसे ब्रज भाषा होगी, ये वगैरह वगैरह जो भाषाएं साहित्यकारों ने साहित्य के लिए अपनाई हैं, तो उसमें से खड़ी बोली में ये रचा गया है, ठीक है ना, ये कविता रची गई है। तथा वर्णात्मक शैली का इसमें सहयोग लिया गया है। अब होता है ना जैसे गेयात्मक शैली में क्या होता है कि गेय रूप में, अभी लाइट चला गई थी तो मैं बोल रही थी, जैसे बता रही थी कि जो वर्णात्मक जो शैली होती है, जैसे गेयात्मक शैली में क्या होता है, गेय शैली को समझ लेते हैं, तो उसमें जो कविता होती है तो लिखी जाती है तो उसमें हमें जो है गीत का आभास होता है, ठीक है ना। वैसे ही वर्णात्मक शैली में क्या होगा कि किसी घटना को लिया जाएगा,
जैसे इसमें राम रावण की जो है अपराजेय युद्ध की घटना को लिया गया है, तो इसमें इसका जो है वर्णनात्मक जो है वर्णन किया गया है, यानी वर्णन किया गया है उस घटना के माध्यम से, ठीक है ना? उस घटना का वर्णन किया गया और इसके माध्यम से जो एक उद्देश्य को प्राप्त करने का इसमें प्रयास किया गया है और इसमें नाटकीयता का भी समावेश है और साथ ही साथ इसमें जो है ओज गुण का प्रयोग किया गया। वो ओज गुण क्या होता है कि जिससे हमें जो है ऐसी रचना जिसको पढ़कर हमें जो है संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे इस कविता से भी हमें जो है ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमें जो है सत्य ठीक है ना? कैसे हमें जो है अधर्म का नाश करना है, कैसे हमें अन्याय का नाश करना है, इसकी हमें इससे प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना? और इसमें जो है 24 मात्राओं वाले तुकांत छंद का इसमें प्रयोग किया है और साथ ही इसमें जो है कई अलंकारों का जैसे कुछ मैंने लिखे जैसे अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यह कविता काव्य पक्ष की दृष्टि से भी उतनी ही श्रेष्ठ है जितनी कि भाव पक्ष के आधार पर। काव्य पक्ष मतलब जो इसका जो जिसमें भाषा, जो शैली होगी, जो अलंकार होंगे, गुण होंगे, ठीक है ना? छंद इत्यादि का जो इसमें पक्ष होगा उसके आधार पर भी जो है ये जो है श्रेष्ठ कविता है और भाव पक्ष यानी जो इसका जो कथानक का जो पक्ष होता है, घटनाओं का जो पक्ष होता है, उसके आधार पर भी ये जो है श्रेष्ठ कविता है। अतः यह क्योंकि ये भाव पक्ष की दृष्टि से देखें तो ये हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमें सत्य, न्याय की राह पर चलने के लिए हमें जो है प्रेरित करती है। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये सफल हुई है, ठीक है ना? भारतीयों को स्वतंत्रता की जो है प्राप्ति के लिए कहीं न कहीं ये जो है जागृत करती हुई एक कविता है, जिसमें ये सफल रही है, ठीक है ना? इसका जो कथानक है जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है सफल रहा है। अतः यह कविता भारतीयों में तत्कालीन समय में स्वतंत्र चेतना जागृत करने हाँ, वही बात है अधर्म, अन्याय, सत्य पर विजय प्राप्त करने में सक्षम रचना कही जा सकती है। तो इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 12 हेडिंग दी है। तो ये बता दूँ बाकी आप अपनी तरफ से हेडिंग बना लेना अपनी समझ से कविता का व्याख्या वाला भाग पूरा पढ़कर बना लेना। लेकिन ये जो मुझे लगता है ये भी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है तो इनको भी एक बार देख लें इस वीडियो को। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर इसमें जो है किसी प्रकार की कोई गलती लगती है तो तब ज़रूर बताइए कमेंट में और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें। थैंक यू।